हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए एक बार फिर से सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लेकर आया हूं। दिस इज लेक्चर नंबर 14। उम्मीद आपने लेक्चर नंबर 13 पूरे के पूरे कवर अप कर लिए होंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से लेक्चर स्टार्ट किए थे और 15 लेक्चर्स में मुझे सर्वेइंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है और मैं कर दूंगा। ये लेक्चर नंबर 14 है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए और उधर देखिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रॉम द लास्ट चैप्टर ऑफ द सर्वेइंग इंजीनियरिंग। ये जो सेशन है ना, ये हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत में होने वाला कोई भी एग्जाम हो। सर्वेइंग इंजीनियरिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। और एक बड़ी बात याद रखना, सेशन को पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन कहीं से सॉल्व कर लेना, सारे बन जाएंगे पक्का। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों, मैंने कंटेंट आपको पेड वाला दिया है। जनरली ये जो पढ़ाई है मैं अपने पेड में पढ़ाता हूँ। ये सिलेबस, ये तरीका, ये स्ट्रेटेजी अपने पेड वालों को रखता हूँ। यूट्यूब पर पहली बार फ्री में लाया हूँ, तो मजे लीजिए, फुल तैयारी कीजिए। इसी तरह के सेशन को पाने के लिए आप मुझसे यूट्यूब पर जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप और भी ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं ना, या सभी सब्जेक्ट इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो भैया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरी टीम है पूरी, जो कि टॉप एजुकेटर्स में से आती है और आपको पूरी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी करवाती है। तो इस कोड के थ्रू आप मुझसे जुड़िए। एनजी लाइव मेरा कोड है। प्लस अगर आपका कोई फ्रेंड है वो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है, किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहा हो, वो अनअकैडमी से तैयारी करना चाहता है, तो एनजी लाइव कोड को यूज करिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पर अवेल करिए। ठीक, ये एग्जाम की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कुछ भी एग्जाम हो, जब पेमेंट करते हैं ना, तो यहां पर एक कोड अप्लाई करेंगे एनजी लाइव, जैसे ये अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो एकदम 10% कम होकर एक साल की 5400 और 2 साल की लगभग 6480 के आसपास आपको पड़ती है। दिस इज द कंप्लीट पैकेज। आपको एक भी कॉस्ट एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती। इसमें लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशंस, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए होता है, कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और इस कंटेंट के नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, बहुत सही लेक्चर है। और तो सेशन पढ़ो भाई। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। दैट विल बी गुड फॉर अस, और उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक, लोगों ने चेन सर्वेइंग पढ़ा, हम लोगों ने कंपास सर्वे पढ़ा, हम लोगों ने ट्रावर्सिंग के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने काफी चीजें लेवलिंग के अंदर अपनी पढ़ रखी है। मतलब सर्वेइंग ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने जो भी उस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने बताया था कि हम लोग एक तरफ पहला स्टेप अपना क्या होता है मेजरमेंट करने का, पहला स्टेप क्या होता है मेजरमेंट करने का, और दूसरा स्टेप होता है उसकी प्लॉटिंग करने का। मेरी बात को समझने की प्रयास कर रहे हो आप लोग? मतलब हम अगर सर्वेइंग करते हैं तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम पहले मेजर करते हैं, उसके बाद प्लॉट करते हैं। जाहिर सी बात है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग की सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं। हम लोग साथ के साथ तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, साथ के साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और साथ के साथ ही उसकी प्लॉटिंग करते हैं, साथ के साथ ही उसकी प्लॉटिंग करते हैं। ब्रैकेट में आप लोग लिखने वाले हैं साइमल्टेनियसली। यानी एक सर्वेइंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्यारे दोस्तों ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साथ के साथ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में, आप देखेंगे तो इंजीनियर होते थे, साइट पे खड़े रहते थे एक टेबल लगा के, और उस टेबल पे वो ऐसा लगता था कि मैप बना रहे हैं। आपने देखा होगा जनरली साइट पे इंजीनियर खड़ा रहता था, बहुत बड़ी टेबल होती थी, टेबल पे ड्राइंग शीट होती थी, और ऐसा लगता था कि वो टेबल पे ड्राइंग बना रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो एक मेथड होता था जिसमें वो ऑब्जर्वेशन साथ के साथ करता था और साथ के साथ ही प्लॉटिंग करता था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ द सर्वेइंग व्हिच व्हाटएवर वी हैव टू रीड, कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग साथ की साथ करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। अभी मेरी बात को एक नोट करके लिखना, जनरल यूज ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग कहां होता है। जनरल यूज ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग का जनरल यूज आप लोग कहां पर करते हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा, इन प्रिपेयरिंग द मैप। मतलब किसी चीज का मैप आप बनाते हैं, नक्शा आप बनाते हैं, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोग वहां पर यूज करते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आ चुकी है।
अभी मेरी बात को समझना, दिस इज टोटली द फील्ड वर्क, इसमें किसी तरह की ऑफिस की जरूरत नहीं होती, ये पूरा पूरा फील्ड ओरिएंटेड वर्क है। तो मैं लिखना चाहूंगा दिस इज फील्ड वर्क, ये पूरा पूरा फील्ड वर्क है। उसके बाद आप लोगों को एक नोट करके लिखवाना चाहता हूं, बड़ी बेहतरीन पॉइंट है आप लोगों के लिए। स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो वो पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने प्लेन टेबल को शुरू करेंगे। ज्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा, मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बात आती है यहां पर प्यारे दोस्तों, प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो स्केल कौन सा यूज करता है। जनरली स्केल यूज फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, लिख लो, जनरल स्केल यूज्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज इन इट इज 1:1 लाख से लेकर 1:1 लाख से लेकर हाँ ठीक है, 1:1 लाख से लेकर 1:2.5 लाख के बीच में वेरी करता है। मतलब इसका स्केल हम लोग जो वेरी करवाते हैं 1:1 लाख से लेकर 1:2.5 लाख के बीच में वेरी करता है जनरली। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर कि प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोगों को करना क्या है, मैं जरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट कि आपके पास एक फील्ड है और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक फील्ड है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि प्लेन टेबल क्या है। एक फील्ड है और मैंने आप लोगों को कहा कि यू हैव टू प्लॉट दिस फील्ड ऑन पेपर विदाउट मेजरिंग एनीथिंग और विदाउट मूविंग ऑन दैट पोर्शन। आप क्या करने वाले हैं, यहां से आप लोगों ने अपनी टेबल यहां पर सेट करी एंड यू आर सेलेक्टिंग द वेरियस पॉइंट, यू आर सेलेक्टिंग द वेरियस पॉइंट ऑफ दिस फील्ड, लाइक हाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हैव अ कंसंट्रेशन, दैट इज वेरी बेसिक मेथड। तो आपके पास ये इस तरीके की फील्ड है कुछ, ठीक है। आपने क्या करा, आपको इसको प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा यहाँ पर। एक बारी आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, एक बारी आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, एक बारी आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। पर्टिकुलर स्केल पर, पर्टिकुलर स्केल पर आप क्या कर रहे हैं, स्केल आप लोग समझते हैं ना, जैसे ये डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर का आ रहा है, तो आपने कहा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या करा, इधर से इधर तक की एक लाइन खींची पर्टिकुलर स्केल पर, सिमिलरली ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन खींची, लास्ट में मैंने इन सभी को ज्वाइन कर दिया, लास्ट में मैंने इन सभी को ज्वाइन कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है वो फील्ड आप लोगों की ये पेपर पे प्लॉट हो गई है। और क्या कर रहे थे, साथ के साथ ऑब्जर्व कर रहे थे, साथ के साथ उसको प्लॉट कर रहे थे। दिस इज एक्चुअली द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे। गॉट इट, यानी किसी भी पोर्शन का मैप बनाना with the help of plane table, that is known to be as a plane table surveying, nothing else. Got it? चले, अभी बात आती है सबसे पहली यहां पर कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना अनिवार्य है हमारे लिए। क्यों? अच्छा स्लोली चलो। प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोगों को समझ में आ गया क्या है? एक बारी प्लीज यस करके लिखो ताकि हम लोग फिर आगे चल सके। मतलब बेसिक सी चीज है, अभी कुछ नया नहीं बताया और आप लोगों को ये सब आता है पहले का। तो अभी बात आती है कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग आर, एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और 2018 एसएससी का ये क्वेश्चन बना था। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है कि आप लोगों को प्लेन टेबल यूज करना होता है। अब वो प्लेन टेबल की मैं बात करना चाहूं यहां पर, तो देखिए प्लेन टेबल आपका कौन सा प्लेन टेबल यूज होता है वो आपको पता करना है जनरली यहां पर। तो मैं कहना चाहूंगा वो प्लेन टेबल जो आप यूज करते हैं वो होता है आपका जॉनसन्स टेबल। क्या नाम होता है उसका? उस टेबल का नाम होता है जॉनसन्स टेबल। तो लिख लो, जॉनसन्स टेबल इज मोस्टली यूज्ड, सबसे ज्यादा जॉनसन्स टेबल्स को हम लोग यूज करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इस टेबल की जो हार्डनेस होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, इस टेबल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यानी इट इज ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल, इट इज हार्ड, इट इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मतलब ले देकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग जॉनसन्स टेबल को यूज करते हैं। अब एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉनसन्स टेबल किस लकड़ी की बनी होती है। दो सब्जेक्ट मेड हो रहे हैं ना, बीएमसी और सर्वे। तो बात आ रही है कि इट इज मेड अप ऑफ, लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ, कौन सी लकड़ी का बना होता है ये? मैं कहना चाहूंगा देवदार और चिर, ये इन दोनों लकड़ी का जनरली बना होता है। इसके साइज की मैं बात करना चाहूं तो जॉनसन्स टेबल का साइज कितना होता है? 60 बाय 75 सेंटीमीटर का जनरली इसका साइज रखते हैं हम लोग। उसके बाद प्यारे दोस्तों उसकी थिकनेस कितनी होती है?
अगर मैं उसकी थिकनेस की बात करना चाहूं तो 15 से 20 की उसकी थिकनेस, 15 से 20 की थिकनेस उसकी रखी जाती है। एक मिनट का होल्ड पे लगाए रहता हूं। चल, गॉट इट? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि प्लेन टेबल यूज कौन सी करी जाती है। देयर आर आल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ द टेबल, बारे में भी लिख लेते हैं। तो जनरली देयर आर वेरियस डेजिग्नेशंस ऑफ द टेबल। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी जो शीट होती है वो A4 साइज की भी आती है, A0 साइज की भी आती है, A1 साइज की भी आती है, A2 साइज की भी आती है। सुना आप लोगों ने? ठीक है। तो अभी मेरी बात को याद रखना प्यारे दोस्तों, 12 से 15 समझ नहीं आया धीरेन्द्र कहना क्या चाहते हैं? तो जैसे जैसे वो टेबल मतलब शीट का साइज वेरी कर सकता है, वैसे वैसे जनरली टेबल का भी डेजिग्नेशन होता है। टेबल का साइज भी आप लोगों का वेरी कर सकता है। तो ये मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं कि लिख लो ऊपर, ये एग्जांपल पूछा जा सकता है आप लोगों से ना, डेजिग्नेशंस ऑफ द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल के कुछ डेजिग्नेशन होते हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक हम कहते हैं B0, एक आता है B1, एक आता है B2 और एक आता है B3। ये आते हैं जनरली डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन आता है वो होता है 1500 बाय 1000 का उसका साइज होता है। B1 का साइज कितना होता है? 1000 बाय 700 का। B2 का साइज कितना होता है? 700 बाय 500 का। और B3 का मेरे पास साइज कितना होता है? 500 बाय 300 का। एंड आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में ये चीज आजकल, ठीक है। बात आती है यहां से, ये तो हुआ मेरा प्लेन टेबल के बारे में डाटा। दूसरा डाटा मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द ड्राइंग शीट। वो पता है प्लेन टेबल यूज कर रहा हूं, प्लेन टेबल के साथ साथ जिसमें प्लॉटिंग करूंगा वो ड्राइंग शीट है ना, ड्राइंग शीट। तो पहली ही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जनरली कौन से वाले ड्राइंग शीट को आप लोग यूज करते हो? मैं कहना चाहूंगा A2 साइज। A2 साइज ड्राइंग शीट इज यूज्ड। A2 साइज ड्राइंग शीट इज बीइंग यूज्ड। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वैसे तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लो, क्या पता पूछ ले। गूगल करना आप लोगों को क्या, दिस इज योर होमवर्क। आप लोगों को पता है A0, A1, A2, A3, A4, इनकी आप लोगों को ड्राइंग शीट के साइज गूगल से लिखने हैं और याद करने हैं, सेम होते हैं। सो ये आप लोगों को गूगल करना है, होमवर्क है, और आप इसको याद करेंगे। आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया कभी भी, लेकिन फिर भी याद रखना है। A2 का पूछा गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है, हम लोग इसको यूज करते हैं इसलिए इसका पूछा है, बाकी आप कर सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं। तीसरा मेरे पास आता है, थर्ड वन इज नोन टू बी एज द एरिडेट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात को समझने का प्रयास करना। आपको पता है जब आप ड्राइंग शीट पे प्लॉटिंग करते हैं, ड्राइंग शीट पे प्लॉटिंग करने के टाइम पर आप लोगों को कई बार लाइन खींचनी, ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, आप अपने सेंट्रल पोजीशन पे खड़े हैं और अपने सेंट्रल पोजीशन से, लेट इट बी द पॉइंट ए, आपको अपनी ए डायरेक्शन में ए पॉइंट के अबाउट लाइन खींचनी है। आपका टास्क था, सर कैसे खींचोगे? यू नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व दैट पॉइंट। वो ए पॉइंट जो ग्राउंड पर है उसको देखना पड़ेगा, देखने के बाद उसको अपनी शीट पे प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो वो डिवाइस जो साथ के साथ देखना और लाइन खींचने के काम आता है, उसको बोला जाता है क्या? एलिडेट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, वो डिवाइस जो आप लोगों का, दैट इज द डिवाइस यूज्ड टू, डिवाइस यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्टेशन, यूज्ड टू ऑब्जर्व स्टेशन एंड, ऑब्जर्व स्टेशन एंड ड्राइंग a particular line या फिर drawing straight line, that is known to be as the elidate। अब elidate कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सपोज मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोगों का इस तरह का एक फुट्टा है, इस तरह का एक फुट्टा है,
और इस पुट्टे पे क्या होता है, ऊपर की तरफ ना ऐसे एक वो निकला होता है, मतलब दोनों तरफ से ऊपर की तरफ आप लोगों का ऐसे एक प्रोजेक्शन निकला होता है। और इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये जो सेंट्रल पोजीशन पर एक धागा दिया जाता है, प्रोजेक्शन में सेंट्रल पोजीशन पर एक धागा दिया जाता है, इस धागे को अपने स्टेशन से ठीक कोइंसाइड करोगे, तब आप इस धागे को उस स्टेशन की तरफ बिल्कुल लेकर जाओगे, फिर एक लाइन खींच दो। एलिडेट तुम लोगों को समझ में आ चुका है, एलिडेट क्या होता है। इसके बाद मेरी तरफ एक और हाँ ऑब्वियसली ये चीज आप देख कि जहां पर आपकी आंख होती है, जहां से आप देखते हैं, इसको नाम दिया जाता है आईवे, इसको नाम दिया जाता है आईवे। जहां से ऑब्जेक्ट लाई करता है, इसको नाम दिया जाता है ऑब्जेक्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये लिखा। आगे बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद का जो आपका पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट, वो क्या यूज होता है, दैट इज गोइंग टू बी एज द प्लम्बिंग फॉर्म। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर। प्लम्बिंग फॉर्म क्या होता है? Suppose I am saying that कि this is your table and the table is setting up on some instrument, है ना? मतलब एक स्टेशन पे आपने अपने टेबल को सेटअप करा, इस टेबल का जो सेंट्रल पोजीशन है उसको आपको अपनी ग्राउंड पर प्लॉट करना है। यानी ये जो सेंट्रल पोजीशन है छोटा सी, यू नीड टू प्लॉट इट ऑन द ग्राउंड। नाउ हाउ विल यू प्लॉट इट? होता क्या है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे यू शेप का होता है, मैं दूसरे रंग से वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे यू शेप का होता है, वो यू शेप का इंस्ट्रूमेंट ऐसे होता है, मतलब आप उसको टेबल पे क्लैंप की तरह फिट कर देते हो, और उस यू शेप के इंस्ट्रूमेंट में नीचे एक प्लम बॉब फिट होता है, उस यू शेप के इंस्ट्रूमेंट में नीचे एक प्लम बॉब फिट होता है। तो आप क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, आप उसको अपनी टेबल पे फिक्स कर देते हैं, और जिस भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है, उस पॉइंट के किनारे पे इस प्लम्बिंग फॉर्म को लेकर जाएंगे, उसका एंड यहाँ रखेंगे, और उसका एंड ठीक आपके प्लम फॉर्म की मदद से ग्राउंड पे प्लॉट हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने प्लेन टेबल की पोजीशन को ग्राउंड पे प्लॉट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉटिंग द प्लेन टेबल पोजीशन, प्लॉटिंग प्लेन टेबल पोजीशन ऑन ग्राउंड। समझ में आ गया? आप अपने प्लेन टेबल की पोजीशन को ग्राउंड पे प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फॉर्म। ये चीज आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। आगे मेरे पास बात आती है, यहाँ पर नोट करके चलो, ये चीज बाद में लिखूंगा मैं। आगे मेरे पास बात आती है, दैट इज नोन टू बी एज द फिफ्थ वन इज द लेवलिंग ट्यूब। लेवलिंग ट्यूब क्या होती है? लेवलिंग ट्यूब कह लो, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्पिरिट लेवल। आप सभी को पता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के काम आता है, नथिंग एल्स। एक छोटा सा पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि इस लेवलिंग ट्यूब के अंदर कौन सा लिक्विड यूज होता है? लिक्विड इन द लेवलिंग ट्यूब कौन सा होता है? लिक्विड इन स्पिरिट लेवल ट्यूब, स्पिरिट लेवल के अंदर कौन सा लिक्विड यूज होता है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। एल्कोहल, ओके। और ठीक है, एल्कोहल एन क्या होता है? एल्कोहल हो सकता है, हाँ वही मैं लास्ट में लिखूंगा, ये चीज लास्ट में लिखूंगा। एल्कोहल हो सकता है, स्पिरिट हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। एल्कोहल जनरली हम कौन सा रखते हैं? मिथाइलेटेड एल्कोहल। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बात करते हैं। यहाँ से अभी मेरा प्लम्बिंग फॉर्म हो गया, ये हो गया। लास्ट वन इज नोन टू बी एज व्हाट? लास्ट वन इज नोन टू बी एज अ ट्रफ कंपास। Everybody knows that what is compass? Everybody knows that what is compass? Compass is known to be as the instrument which is used to orient the table in the north direction. सबको पता है कंपास क्या होता है ना? तो मैंने क्या कहा कि whenever we need to orient the table, हमें रफ कंपास कब यूज करना होता है? ओरिएंटेशन ऑफ टेबल के लिए यूज करना होता है। जरा सबर करिएगा, ओरिएंटेशन ऑफ टेबल के लिए इसको आप यूज करते हैं। पहली बात तो कुछ पॉइंट लिख लो। इट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब की तरह ये होता है। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, and it is used to plot the magnetic north. It is used to plot magnetic north. यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था ये, कि आप कंपास की मदद से या ट्रफ कंपास की मदद से कौन सा डायरेक्शन प्लॉट करते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ, तो आपको याद रखना है कंपास हमेशा मैग्नेटिक को ही डिनोट करता है। कंपास हमेशा मैग्नेटिक को ही डिनोट करता है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आपको प्लॉट
उसके बाद आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इट इज ओनली द रीडिंग ऑफ, इट हैज ओनली रीडिंग ऑफ, कितनी रीडिंग होती है इसकी, इट इज ओनली द रीडिंग ऑफ 5 डिग्री प्लस माइनस, यानी -5 डिग्री, 0 डिग्री और 5 डिग्री। आप अपने टेबल को, सपोज मैंने कहा यहाँ पर अभी एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, एक टेबल को आप ओरिएंट करना चाहते हैं, एक टेबल को आप ओरिएंट करना चाहते हैं, ओरिएंट इन द सेंस कि यू नीड टू ओरिएंट इट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, अपने इधर ट्रफ कंपास को रखेंगे और ये ट्रफ कंपास को नॉर्थ की साइड बिल्कुल लेकर जाओगे। अपने प्लेन टेबल को जब तक घुमाओगे जब तक कि आपके ट्रफ कंपास की सुई 0 डिग्री पर नहीं आ जाती। 0 डिग्री पर आने का मतलब ये क्या है कि आपने अपने टेबल को नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेट कर दिया, ओरिएंट कर दिया। ठीक है, छोटा सा नोट करके लिखना, छोटा सा नोट करके लिखेंगे यहाँ पर कि ऑलवेज ट्रफ कंपास, ऑलवेज ट्रफ कंपास, ये एक्चुअली में कॉमन सेंस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, एक जेई का पेपर था, स्टेट का याद नहीं है कौन सा, उसमें था ये। ट्रफ कंपास is placed at the corner, is placed at right corner, right top corner। आप लोग ट्रफ कंपास को हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पर रखते हैं, क्यों? ताकि आपके काम में डिस्टरबेंस ना हो, नथिंग एल्स। मतलब आपके काम में डिस्टरबेंस ना हो, नथिंग एल्स। जैसे कि मैं बता दूं, ये मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, तो ये आपके काम में डिस्टरबेंस नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको राइट टॉप कॉर्नर पे रखते हैं, बस इतना याद रखना है। आगे की मेरी बात आती है, एलिडेट की मैं बात करी थी, तो एलिडेट के लिए छोटा सा पॉइंट लिख लो, काम की बात है, नोट करके लिख लो। एलिडेट क्या होता है ये हमें पता लग चुका था। इट इज ऑफ द टू टाइप, one is known to be as a plane elidate, one is known to be as a plane elidate and the another one is known to be as a telescopic elidate। अब ये क्या क्या है? Whenever ladies and gentlemen we need to observe only the plane land, we need to observe only the plane land, या फिर horizontal line of sight की जब मैं बात करता हूँ तो मैं plane elidate का यूज करता हूँ। लिख लो ये बात, it is used in the plane surveying। प्लेन सर्वेइंग के केस में आप लोगों का कौन सा एलिडेट यूज होगा? प्लेन एलिडेट। और जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में कौन सा यूज होगा? दैट इज द मेन पॉइंट। हाँ, चलिए अभी थम्स अप करके बताएंगे एक बारी मुझे कि इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर, दूसरा मेरा प्रोसेस आता है कि हाउ टू सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको अपना स्टेशन जो सेटअप करना है, सेटिंग अप प्लेन टेबल स्टेशन या फिर सेटिंग अप प्लेन टेबल करने में क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, उन चीजों के बारे में आपको समझना है। सबसे पहला जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, सेकंड प्रोसीजर इज नोन टू बी एज व्हाट एंड द थर्ड प्रोसीजर इज नोन टू बी एज व्हाट। तीन प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या होता है आप लोगों का कि आप अपनी टेबल को फिक्स करेंगे। सबसे पहला जो आता है दैट इज द फिक्सिंग द टेबल, पोजीशन पे टेबल को फिक्स करेंगे। दूसरा आपका आता है लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के बाद आप अपने टेबल की सेंटरिंग करेंगे और सेंटरिंग करने के बाद आप अपने टेबल की ओरिएंटेशन करेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं ये पहला कोई प्रोसीजर नहीं होता, तो मैंने लिखवा दिया वैसे। मेजर तीन ही प्रोसीजर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी एक चीज क्लियर करेंगे यहाँ से कि आप लोगों की जो लेवलिंग होता है, आप लोगों का जो लेवलिंग होता है, how the labeling is to be done, I can say that it is done with the help of, it is done by the spirit level, everybody knows that। और इसमें कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि हम लोगों को पता है कि बबल जो है स्पिरिट लेवल में सेंटर में होना चाहिए, उसको लेबलिंग देते हैं। सेंटरिंग हम लोग कैसे करते हैं? इट इज डन बाय प्लम्बिंग फॉर्म, इट इज डन बाय प्लम्बिंग फॉर्म, गॉट इट। उसके बाद की बात आती है यहाँ पर ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है टू फिक्स द टेबल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू फिक्स टेबल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब यही होता है। बात आती है यहाँ से कि अभी टेबल पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, लिख लो। ओरिएंटेशन जो होती है ये दो तरीके से करी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जरूरी नहीं है हमेशा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सुमित, आप कहीं पे सेंटरिंग पहले लेवलिंग बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। सेंटरिंग पहले कर लो, लेवलिंग बाद में कर लो, बट ओरिजिनली हम लोग लेवलिंग पहले करते हैं, सेंटरिंग बाद में। टेबल को हम लेवल कर लेते हैं, अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। मेरी बात को समझना, आपका साउंड ठीक नहीं
अब आ रहा है। प्लेन टेबल को हम लोग एक जगह पर पहले फिक्स कर लेते हैं, अच्छे से सेटअप कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं, उसके बाद ही तो प्लेन टेबल की पोजीशन ग्राउंड पे प्लॉट करेंगे। तो मेजर थिंग यही होता है कि हम पहले लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो समझना इस चीज को। वैसे कई एग्जाम में अगर सेंटरिंग पहले आता है तो गलत नहीं कहता, वो भी चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं आती। अगर दोनों ऑप्शन है तो लेवलिंग वाला पहले आएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन इज डन बाय टू वेज। ओरिएंटेशन हम लोग जनरली तीन तरह से करते हैं, तीन लिख लो। इज डन बाय थ्री वेज। पहला जो आपका मेथड आता है दैट इज नोन टू बी एज द बाय ट्रफ कंपास। मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप लोग ओरिएंट करते हैं कंपास की मदद से, दैट इज द ओरिएंटेशन ना। यू कैन से दैट वन थिंग आप लोगों को ध्यान रखना है, इट इज यूज्ड टू ओरिएंट इन द पर्टिकुलर मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। जनरली कंपास का यूज नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, इट इज यूज्ड टू ओरिएंट, इट इज यूज्ड टू ओरिएंट टेबल इन नॉर्थ डायरेक्शन, गॉट इट। दूसरा मेरे पास आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, दूसरा आप लोग समझना यहां से, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है दूसरा, दैट इज नोन टू बी एज बाय बैक साइटिंग। नाउ व्हाट इज द बैक साइटिंग, हैव अ कंसंट्रेशन हियर। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, सुपोज आपके पास एक टेबल था एंड यू आर जस्ट orient the table with the help of rough compass in one direction, और I can say that कि आप लोगों ने टेबल को सेट करा, ये दिस इज योर पॉइंट ए, और आपने अपने पॉइंट ए की मदद से किसी पॉइंट को देखा और आपने अपनी शीट पर प्लॉट करा, दैट इज द पॉइंट ए बी। लाइन एक खींच दी, वो लाइन आपकी बनी ए बी। नाउ यू आर शिफ्टिंग द पॉइंट ए, मतलब इस स्टेशन को उठा के आप यहां पर प्लेस कर रहे हो। आप क्या करेंगे, आप प्यारे दोस्तों अभी आपने क्या करा है, अभी आपको पता था कि आपने अपने पॉइंट ए पर अपना स्टेशन सेटअप करा और आप यहां से अपने पॉइंट बी को देख रहे हो, मतलब आपने अपने बी को देखा। अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, जो भी आपका ये बी था, जो भी आपका ये बी था, ठीक इस बी को यहां पर आपने इस बी के ऊपर रख दिया। मतलब जो ग्राउंड पे आपका पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर आपने अपने इस प्लॉटेड पॉइंट को ठीक रख दिया विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग बॉक्स। और उसके बाद आपने क्या करा, दोबारा से इस पॉइंट की तरफ देखने की कोशिश करी। दोबारा से आपने अभी बी से ए को देखने की कोशिश करी। आप पीछे की साइड देख रहे हो, पहले आप ए बी की तरफ देख रहे थे, अभी आप बी ए की तरफ देख रहे हो, बैक साइड कर रहे हो, कॉल्ड द बैक साइडिंग। अगर ये दोनों लाइन बिल्कुल कोइंसाइड है, दोनों लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका नॉर्थ था वही इसका नॉर्थ है, यानी ये क्या है, वेल ओरिएंटेड है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बैक साइटिंग क्या होता है। मैं लिखवा नहीं रहा, मैं प्रोसीजर नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, और नाम से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बैक साइटिंग क्या होता है, ठीक है। या कहो तो प्रोसीजर लिखवा दूं, कहो तो प्रोसीजर लिखवा दूं, वैसे मुझे नहीं लगता लिखवाना चाहिए, इतना सबको समझ में आ जाता है। तीसरा मेरे पास आता है मेथड, थर्ड मेथड इज नोन टू बी एज द बाय रिसेक्शन मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है, बाय रिसेक्शन मेथड। नाउ व्हाट इज द रिसेक्शन मेथड, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन हियर। आई एम सेइंग दैट व्हाट, आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों ने प्यारे दोस्तों यहां पर किसी को ओरिएंट करना है, आप लोगों ने किसी को ओरिएंट करना है। सपोज ये आपका स्टेशन है and you with the help of the centering you are plotting one point here and there are 2 points, there are 2 points। आप लोग क्या कर रहे हैं, इन दो पॉइंट को देख रहे हैं, ये मान लो ए और बी पॉइंट है एंड दिस इज पॉइंट सी। आपने क्या करा, इधर से बी को देखा, इधर से ए को देखा, इधर से बी को देखा, इधर से ए को देखा। फर्दर आप यहां से क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप क्या गए, बी पे सेटअप करा आपने, बी से सी को देखा, बी से ए को देखा। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, यहां पर आपने क्या करा, आपने बी से पहले सी से बी को देखा था, लेट इट बी सी, लेट इट बी बी, लेट इट बी ए। अभी आपने क्या करा प्यारे दोस्तों, यहां पर इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन को उठाया, दूसरी जगह ले गए, दूसरी जगह ले जाने के बाद आपने बी पर सेटअप करा, सी को देखा, ऑलरेडी एक लाइन आपने खींच रखी थी यहां पर, दैट इज नोन टू बी एज ए। अब आप बी से ए को देख रहे हो, अगर ये बिल्कुल और बिल्कुल उसी स्केल पर और उसी पॉइंट पर काटती है, बिल्कुल उसी पॉइंट पर काट रही है, तो मैं कह सकता हूं ना, यहां से एक पर्टिकुलर स्केल पर लाइन खींची और यहां से आप ठीक, अगर ये बिल्कुल ओरिएंटेड है तो यहां से ठीक इसी पॉइंट पर काटेगी, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल अलाइंड है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल अलाइंड है।
अगर ये आगे पीछे काटती है, सपोज ये यहां काट रही है, तो इसका मतलब ये अलाइंड ढंग से नहीं है, आपको घुमाना पड़ेगा, आपको घुमाना पड़ेगा टेबल को। सुनो, ये लाइन थी, ये था आप लोगों का सी, ये था आप लोगों का ए और ये था बी। अगर आप लोगों का ये बी यहां काट रहा है, ऑब्वियसली आपको ओरिजिनली यहां कटवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल को घुमाना पड़ेगा, अपने टेबल को इस डायरेक्शन में इतना घुमाना पड़ेगा। घुमाने का मतलब उसको ओरिएंट करने के लिए घुमा रहे हो, डायरेक्शन में घुमा रहे हो। ओरिएंटेशन रिसेक्शन मेथड इस तरीके से हम लोग जनरली निकालते हैं। बाकी रिसेक्शन अभी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इतना समझ में आना अनिवार्य है। प्लीज थम्स अप करके इतना बताएंगे मुझे, ये क्लियर है आपको? फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। आगे मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है हम 4 तरीके से करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग is done with the help of 4 ways। हम लोग 4 मेथड्स की मदद से अपनी प्लेन टेबल सर्वेइंग को करते हैं। अभी कौन कौन से वो मेथड है? फर्स्ट मेथड इज नोन टू बी एज द रेडिएशन मेथड, ऐसा नाम लिखते हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन टू बी एज द रेडिएशन मेथड। पीछे पेज पे कुछ लिखवाना था, अभी लिखवाता हूं। दूसरा मेथड इज नोन टू बी एज द ट्रैवर्सिंग मेथड। थर्ड मेथड इज नोन टू बी एज द इंटरसेक्शन मेथड एंड द फोर्थ मेथड इज नोन टू बी एज द रिसेक्शन मेथड। इन 4 मेथड की मदद से हम जनरली अपनी प्लेन टेबल सर्वेइंग को परफॉर्म करते हैं। एक बार पीछे वाले पेज पे आप लोग नोट करके एक बात को लिख लीजिए, काम की बात है कि रिसेक्शन मेथड, बैक साइटिंग मेथड और ट्रफ कंपास मेथड में से ओरिएंटेशन का एक्यूरेट मेथड कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन कौन सा है? तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन इज बैक साइटिंग मेथड। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपको बैक साइटिंग मेथड में दिखती है। क्यों सर? आपके अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा होगा कि यार कंपास वाला ज्यादा नहीं देगा क्या? कंपास वाला ज्यादा अच्छे से देना चाहिए, बट देयर कैन बी द चांसेस ऑफ लोकल अट्रैक्शन, हेंस आई कैन से दैट लोकल अट्रैक्शन अगर है तो वहां कंपास वेरी कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन को एरर दे देगा। तो आई कैन से दैट ना वहां पे काम ढंग से नहीं होगा। तो उस केस में आप लोग क्या कह सकते हैं? उस केस में कह सकते हैं बैक साइटिंग बहुत बढ़िया है, बैक साइटिंग में एरर आने के चांस नहीं है, दैट्स व्हाई ये बढ़िया है। रिसेक्शन क्यों नहीं? यस, देखिए क्या होता है कई बार रिसेक्शन में क्या होता है कि इट इज अ लेंथी प्रोसेस एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू द बैक साइटिंग एंड रिसेक्शन। जरा बात को समझने का प्रयास करना। आप लोग अगर इस चीज को ध्यान से देख रहे हो, आप अपनी टेबल को इधर शिफ्ट करके और एक लाइन एक्स्ट्रा खींच के पता कर रहे हो। आप यहीं पे अगर इस लाइन को देख लेते तो आपकी बैक साइटिंग से ही काम हो जाता ओरिएंटेशन का। तो आप क्या कह रहे हो कि रिसेक्शन मेथड जनरली लेबोरियस मेथड है। Resection method generally laborious method, and you know that if there is a laborious way then there can be the chances of error। जितना ज्यादा laborious होगा उतना ज्यादा error आने के chances बन जाते हैं। Hence I can say that कि backsighting easy and approached method है। Got it? चलो, तो आगे की बात आती है, एक एक करके सभी मेथड्स को हम लोगों को अभी पढ़ना है प्यारे दोस्तों। सबसे पहला मेरी तरफ आता है दैट इज नोन टू बी एज द रेडिएशन मेथड। जो लिखवाऊंगा बस उतना ही पढ़ना, 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म है, ठीक है। सबसे पहला मेथड मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द रेडिएशन मेथड। दैट इज नोन टू बी एज द रेडिएशन मेथड। नाउ व्हाट इज द रेडिएशन मेथड? रेडिएशन मेथड इज सेड टू बी एज कि सपोज मैंने कहा आप लोगों का एक फील्ड है, आप लोगों का ये फील्ड है एंड द फील्ड इज हैविंग सम पॉइंट ओवर इट। लेट इट बी द पॉइंट ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी, लेट इट बी डी एंड लेट इट बी ई। आप लोगों को क्या करना है? इस फील्ड को अपने पेपर पे प्लॉट करना है। इस फील्ड को अपने पेपर पे प्लॉट करना है। हाउ विल यू गोइंग टू प्लॉट योर फील्ड ऑन दिस पेपर? दैट इज अ प्रोसेस ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन हैव कंसंट्रेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सेटिंग अप द टेबल हियर, वी आर सेटिंग अप द टेबल हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। मैंने क्या करा, अभी अपना टेबल सेटअप करा और जिस पॉइंट पे टेबल सेटअप करा था उसको मैंने प्लॉटिंग कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग बॉक्स। लेट इट बी द छोटा डी। ये डी पॉइंट है, सॉरी डी नहीं, इसको डी डैश कर लो, तो ये मैंने डी डैश कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा,
ए इस पॉइंट से अपने ए को ऑब्जर्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ एलिडेट, इस ए पॉइंट से अपने ए को ऑब्जर्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ एलिडेट एंड जस्ट प्लॉट इट ऑन द पेपर ऑन सम स्केल, किसी स्केल पर मैंने इसको प्लॉट करा, लेट इट बी छोटा ए, सिमिलरली आई एम प्लॉटिंग इट एज छोटा बी, सिमिलरली आई एम प्लॉटिंग इट एज छोटा सी, एंड सिमिलरली आई एम प्लॉटिंग इट एज छोटा डी, एंड आई एम प्लॉटिंग इट एज छोटा ई, किसी ना किसी स्केल पर प्लॉट करा, एंड यू नो दैट कि एट द एंड पॉइंट ऑफ एवरी लाइन आई एम गोइंग टू ज्वाइन, हर पॉइंट की एक एक लाइन को मैंने लास्ट में ज्वाइन कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो आपके पास फील्ड आ रही है वो फील्ड आपने पेपर पे प्लॉट कर दी है। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? Why you are calling it as a radiation method? Please tell me the answer. पूरी सर्वे पढ़ चुके हो, पूरी सॉइल पढ़ चुके हो, पूरी आरसीसी पढ़ चुके हो, इतना तो समझ आ गया होगा कि हर चीज के नाम से रिलेट करता हूं उसके मेथड को। Why are you calling it as the radiation method? Please tell me. यहां कोई रेडिएशन नहीं निकल रही, यहां कोई ऐसी हीट वेव नहीं निकल रही, then why are you calling it as a radiation method? Please tell me. I'm telling you one thing and you will get everything about this method because detailed plotting. कौन सी डिटेलिंग करी है? रेडिएशन से डिटेलिंग का क्या मतलब आ रहा है? एक जगह से हो जाता है, यस आई कैन से दैट, एक जगह से हो जाता है, बट वो शब्द दो ना, शब्दों का महत्व होता है। रेस जैसा डायग्राम ना ना ना, ये जबरदस्ती का हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सेइंग वन थिंग टू यू कि अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यू आर जस्ट प्लॉटिंग फ्रॉम द वन स्टेशन टू एवरी स्टेशन, हर स्टेशन को एक ही स्टेशन से प्लॉट किया जा रहा है। आई कैन से दैट कि ऑल द लाइंस आर, लिख लो ये नोट करके नहीं, पहला पॉइंट, ऑल लाइंस आर ड्रॉन रेडियली। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑल लाइंस आर ड्रॉन रेडियली। ओ रेडियली से रेडिएशन निकल कर आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज अ रेडिएशन मेथड। गॉट इट? अब इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है? आई कैन से दैट लिमिटेशन कैन बी कि हर स्टेशन उस पर्टिकुलर स्टेशन से विजिबल होना चाहिए। every station should be visible from the, every station should be visible from the instrument station, obviously from table station. With the help of this I can draw the radial lines and hence plot the map on the particular sheet on a particular scale. Got it na? दूसरा मेथड मेरे पास आता है यहाँ पर, intersection method. Have a concentration here. What do you mean by the intersection? Please can you tell me what do you mean by the intersection? I will tell you the method and you will going to get it very soon. Please tell me what do you mean by intersection. मैं 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आपके डाउट्स लूंगा एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, नरपत माली, दिशांत मंगला और आई थिंक सो विशाल कुमार, ये 3 बच्चों ने कल डाउट भेजे थे। देवानंद अगर आपका भी डाउट था तो वो भेज दो आज। आई वांट कम से कम 10-12 डाउट तो निकाल ही लो। कल ही भेजे थे नरपत माली ने। नरपत माली अगर यहाँ प्रेजेंट है तो मुझे भेजो यार, डाउट भेजो अपने सारे के सारे, कल वाले सारे व्हाट्सएप यहाँ भेज दो, आज सॉल्व कर लेते हैं, बच्चों को भी आ जाएंगे। देवानंद आपके डाउट थे, आप भी भेज दो। दिशांत मंगला के 2-3 डाउट थे, वो भी आ जाए। और बच्चे तो भेजते ही नहीं है, उनसे कहना ना कहना कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कहना चाहूंगा भेज दो। तो अभी इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्ट होती है लाइन, काटना, काटना, ठीक है। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टेशन सेटअप हुआ and this station is set up at some point, let it be the C point, let it be the C point. I'm saying that ladies and gentlemen कि आप लोगों का हुआ क्या कि आपने ना यहां पर अपना एक पॉइंट सी पर स्टेशन सेटअप करा और दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट ए। आप क्या कर रहे हैं, सी से ए को देखा, सी से बी को देखा, अब आप क्या कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को उठाकर अपने इस बी पर ले जाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को उठाकर अपने इस बी पर ले जाते हैं। बी पर ले जाने के बाद आप क्या करते हैं, यहां पर बी पर ले जाने के बाद सेम ओरिएंटेशन करते हैं। जनरली बैक साइटिंग से परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो हम बैक साइटिंग करते हैं। एक लाइन यहां लगा रखी थी, एक लाइन यहां लगा रखी थी। मैं कहता हूं ये लाइन बहुत लंबी थी, यू डोंट नो द स्केल ऑफ दिस, ये लाइन बहुत लंबी थी। हाँ, तो आपको ए पोजीशन लोकेट करनी है, आपको वो पोजीशन लोकेट करनी है जो कि आपको दिख रही है एंड यू नीड टू लोकेट दैट पोजीशन जहां पर ये लाइन आपस में काटेगी। आई कैन से दैट दिस इज पॉइंट ए। लाइन काट रही है आपस में ना, लाइन काट रही है ना आपस में, दिस इज पॉइंट ए। सो अभी बात क्या आई यहां पर, अभी बात मेरी ये आई, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, यू आर गेटिंग इट।
मेजर थिंग इज कि वेयर वी हैव टू यूज इट, वेयर वी यूज इंटरसेक्शन मेथड, वेयर वी यूज इट। देखो मेरी बात को समझना, सपोज दिस इज पॉइंट ए, बीच में नदी जा रही है, एंड दिस इज पॉइंट बी एंड सी, this is point A, this is point B, and this is point C. If we have a river inside this, then I can say that कि intersection method से मैं अपने उस A point को locate कर सकता हूँ अपनी शीट के ऊपर। समझ आया? तो मैं क्या कहना चाहूंगा यहाँ पर, whenever I have the barrier in between these two points and the another point, I can use the intersection method and plot it on the paper with the help of that method. It is very easy method. Got it? चले, अभी तीसरा मेथड मेरे पास आता है यहां पर, तीसरा मेथड मेरे पास आता है, दैट इज द ट्रैवर्सिंग मेथड। तीसरा मेथड मेरे पास क्या आता है? तीसरा मेथड मेरे पास आता है ट्रैवर्सिंग मेथड। नाउ इन द ट्रैवर्सिंग मेथड, एवरी स्टेशन पर आप लोगों को अपना टेबल सेटअप करना पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, ऑन एवरी स्टेशन वी नीड टू, ऑन एवरी स्टेशन वी नीड टू सेटअप द टेबल, वी नीड टू सेटअप द टेबल। अभी बात को क्लियर करना, यहां से क्या बोल रहा हूं। पहली बात हुआ क्या कि आपके पास ये फील्ड है, आपको ना पहले ये मेजर पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एक लाइन लिखवाऊंगा, आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज डी एंड दैट इज ई। आपने क्या करना है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग अपना टेबल को यहाँ पर सेटअप करेंगे। इसी एक इंस्ट्रूमेंट पर आपने अपना टेबल सेटअप करा, और इस टेबल की मदद से इसको प्रॉपर ट्रफ कंपास की मदद से ओरिएंट कर लिया। हमेशा सबसे पहली जो ओरिएंटेशन जाती है वो ट्रफ कंपास से जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से आपने ई और डी को देखा और आपने प्लॉट कर लिया ई एंड बी। फर्दर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इस पे रखेंगे तो आप लोगों ने क्या कर रखा था, अभी आपने ये जो बी प्लॉट कर रखा था ई और बी, अब आप इस बी से क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैक साइटिंग। देखो ये आपका दिमाग कहता है कि आप किस तरह से ओरिएंट कर रहे हो। मैं कहूंगा एक बार ट्रफ कंपास से कर लिया, लेकिन दोबारा ट्रफ कंपास से करना मेरी बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि वहां पर लोकल अट्रैक्शन आने के चांस हो सकते हैं, प्रोसेस गलत हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, दोबारा तो एक्साइटिंग से हो जाएगा ना, तो ये आपका खुद का दिमाग कहेगा और ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। मैंने कहा कि अभी आप लोगों ने यहां पर ए ई बी को प्लॉट कर रखा था, अभी आप यहां से सी को देखो। स्टेशन उठाया, स्टेशन उठाने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की ये ड्राइंग कुछ इस तरीके से बनी हुई थी यहां पर, और आप लोगों ने टोटल क्या कर रखा है, इस तरीके से कुछ प्लॉट कर रखा है। मतलब आप देख लेना, फर्दर आप अपने डी को देखोगे, डी पर रखने के बाद आप लोग अपने फिर ई को देखोगे, और इस तरीके से आप अपना लास्ट में क्लोज ट्रावर्स बना लोगे। समझ आया तो प्लीज मेरे को बताएंगे जल्दी से। डी पर रखने के बाद आप लोगों का लास्ट में क्या बनेगा, एक क्लोज ट्रावर्स आसानी के साथ बन जाएगा, और वो क्लोज ट्रावर्स लास्ट में आपका बन गया कुछ इस तरीके का। वो क्लोज ट्रावर्स लास्ट में आप लोगों का कुछ इस तरीके का बन गया। नाउ यू नीड टू चेक इट ना, यू नीड टू चेक इट ना, वो ठीक है कि नहीं है, यू नीड टू चेक इट ना। अगर वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो ये लास्ट में जो ई ए लाइन आ रही है ना, अगर वो ठीक है, लास्ट में जो ई ए लाइन आ रही है, आप यहां पर जब अपने इस प्रोसेस को रख के और यहां पर जो ई ए लाइन को ऑब्जर्व करोगे ना, वो आपकी ये ए लाइन के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए हर हालत में। यही चीज होती है बस ट्रैवर्सिंग, यही चीज होती है बस ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का केस अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मुझे ये प्लॉटिंग करनी है, अगर मुझे ये प्लॉटिंग करनी है, तो फिर यार बात आती है यहाँ कि प्लॉटिंग करने के लिए इतना लंबा लंबा क्यों फालतू का मैं ये हरकत कर रहा हूँ। मैं रेडिएशन से भी कर सकता हूँ, मैं इंटरसेक्शन से भी कर सकता हूँ। मेजरली लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सिर्फ प्लॉटिंग करने के काम नहीं आता, ये आप लोगों का कुछ नोन पॉइंट्स की मदद से अननोन स्टेशन को लोकेट करने के काम आता है। पहले ये नोट करके लिख लो, फिर आप लोगों को मैं रिसेक्शन पर लेकर आऊंगा। नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का जो यहाँ पर रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड है ना, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड, ये मेथड जो यूज होते हैं ये तो आप लोगों की प्लॉटिंग करने के काम आते हैं। दीज आर यूज्ड टू, ब्रैकेट में लिख लो, यूज्ड फॉर प्लॉटिंग पर्पस, यूज फॉर प्लॉटिंग पर्पस इन फील्ड। मतलब आप लोग इनको प्लॉटिंग के काम में लेते हो।
लेकिन जो आप लोगों का यहां पर ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड है, जो आप लोगों का ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन मेथड है, ये लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग, हाँ रिसेक्शन मेथड है, ये वाला मेथड आप लोग प्लॉटिंग करने के काम में नहीं लेते, ये वाला एक ऐसा स्टेशन लोकेट करने के काम में लेते हो विद द हेल्प ऑफ सम नोन पॉइंट्स। तो लिख लो, यूज्ड टू लोकेट स्टेशन सेटअप, यूज्ड टू लोकेट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यूज्ड टू लोकेट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन विद द हेल्प ऑफ सम, अभी बात को समझना, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन with help of some known station, कुछ नोन स्टेशन की मदद से हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेटअप करते हैं। पीछे वाले एग्जांपल में जरा इस चीज को समझ के चलते हैं। आई एम सेइंग दैट ये जो ए था ना, ये जो ए था दैट इज अननोन स्टेशन। अब आया कुछ समझ में? मैंने कहा ये जो ए है ये मुझे नहीं पता, दैट इज माई अननोन स्टेशन, दैट इज माई अननोन स्टेशन। मैंने ए आर्बिटरी सेटअप कर दिया, मैंने ए आर्बिटरी सेटअप कर दिया और ए से फर्दर पूरी ट्रैवर्सिंग देख दी, ए से फर्दर पूरी ट्रैवर्सिंग देख दी। लास्ट में जहां पर आप ई पर सेटअप करके आ रहे थे ना, जब आप लास्ट में ई पर सेटअप करके आ रहे थे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ई से जब आप ए को देखोगे ना, ई से जब आप ए को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर वो बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, अगर वो बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब जो स्टेशन आपने सेलेक्ट करा था वो स्टेशन 100% एक्यूरेट था, ओरिएंटेशन एकदम करेक्ट थी। बट एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मैंने कहा ये जो ई है ये यहां पर, अभी यहां पर ना आके आप लोगों का यहां पर काट रहा है, ये ई यहां से यहां पर काट रहा है ए को, यानी इतना एरर आ रहा है। आप क्या करने वाले हो, आप यहां से ई से फर्दर ए को देखो, ई से फर्दर ए को देखो, जो पहले ए ही कट रहा था वो यहां पर कट रहा था, आपने ई से ए को बाद में देखा, ओरिजिनली ई पे रख के देखा, इतना गैप आ रहा है तो बाद में इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा घुमा दोगे ना, टेबल को थोड़ा रोटेट कर दोगे ना, ओरिएंटेशन भी हो गया और अननोन स्टेशन जो आपका था वो भी आपको पता लग गया। थम्स अप करेंगे अगर ये चीज समझ आई तो यस लिखो, यस लिखेंगे ये चीज समझ आई है तो। दो ही बच्चों को आई, 3 बच्चों को आई, और भी हैं तो प्लीज लिखेंगे। चलो आगे, अभी चौथा मेथड मेरा आता है, चौथे मेथड को मैं नाम देता हूं रिसेक्शन मेथड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेम चीज है। रिसेक्शन मेथड के लिए एक ही लाइन फिट होती है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, विद दिस मेथड locate the position of the instrument station, we locate position of instrument station, we locate position of instrument station with the help of some known points, with help of some known station, कुछ known station की मदद से हम लोग अपने unknown stations को प्लॉट करते हैं, that is the main thing, got it? अभी एग्जांपल दूं क्या, कुछ एग्जांपल दूं क्या, जल्दी बताएंगे? एक मिनट सबर करना, जैसे एग्जांपल अभी लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है यहां से, suppose you are having some point as this, this is point this, this is point this, this is point this, and I'm saying that कि CAB ऐसा नाम है। अभी आपने अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन CA पर सेटअप करा और यहां से आपने A को देखा, यहां से आपने B को देखा, फुल ओरिएंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, अब आप A पे ले जाओ, अभी आपको B नहीं पता, आपको B पता ही नहीं है, आपको B स्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता। आप क्या कर रहे हैं, यहां से आपको सिर्फ A पता है, आपको सिर्फ A पता है, आपको C पता है लेकिन B नहीं पता।
You need to plot the station. You need to plot the station. How will you plot it? C से A को देखा, बात को समझना मैं जो बोलना चाहता हूँ। C से A को देखा, आर्बिटरी डायरेक्शन में आपने B को देखा। आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी टेबल को उठा के यहाँ पर ले जा रहे हैं। अभी आप टेबल को उठा के यहाँ पे जब लेकर जाएंगे तो आपको पता है ऑलरेडी आपके पास एक ड्राइंग आ चुकी थी। यहाँ पर क्या क्या ड्राइंग थी, एक था ऐसा कुछ ऐसा कुछ। अब आप क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में इसको फुल आपने ओरिएंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक साइटिंग से क्लियर हो चुका है। उसी डायरेक्शन में प्यारे दोस्तों, जिस डायरेक्शन में आपका बी है, उसी डायरेक्शन में आपने क्या करा है, यहां से इनको देखा और जहां पर ये काट रहा है दैट इज द स्टेशन बी, दैट इज द स्टेशन बी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ सुना सुना ऐसा मेथड नहीं लग रहा आपको ये? सर दैट इज द इंटरसेक्शन मेथड। आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये एक इंटरसेक्शन मेथड है एक तरह का आप लोगों का। आपको प्यारे दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मैंने कहा कि यू डोंट नो द स्टेशन बी एंड यू नीड टू लोकेट इट। तो यहां से आपने सी से बी को देखा, सी से ए को देखा, फर्दर आपने ए स्टेशन पे सेटअप करके बैक साइटिंग करके ओरिएंट करा, बी को देखा, जहां दो लाइनें काटी वहां पर आपका बी आ गया। दैट इज द इंटरसेक्शन मेथड। देन हाउ कैन से दिस इज द रिसेक्शन? यही डिफरेंस बताना चाह रहा था मैं आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपको बी पता है, क्वेश्चन में आपको कहता है अगर आपको बी पता है, तो दैट इज ऑलवेज द इंटरसेक्शन मेथड। यू नीड टू जस्ट लोकेट इट, नथिंग एल्स। बट द टास्क हियर इज if we need to find C, if we need to locate C or find C, then this is called the resection method। मेरी बात को समझना, अगर आपको C लोकेट करना है ना, तो वो आपका रिसेक्शन मेथड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका स्टेशन सेटअप है, वो आपका स्टेशन सेटअप है। और ये स्टेशन सेटअप है, इसका मतलब क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर स्टेशन सेटअप का मतलब ही यही आ रहा है यार, कि आप लोगों का ये स्टेशन सेटअप आया टोटल, उसी स्टेशन सेटअप को आपको निकालना है, तो ये रिसेक्शन मेथड कहलाएगा। अगर आप दूसरे स्टेशन को निकालते हो तो जस्ट लोकेट कर रहे हो, दैट इज द इंटरसेक्शन मेथड, नथिंग एल्स। सिमिलर है, नाम भी एक ही है। सेक्शन का मतलब सबको पता होता है, क्या होता है? सेक्शन का मतलब ही होता है काटना। सेक्शन का मतलब ही होता है क्या? काटना। क्या काट रहे हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ सेक्शन काट रहे हैं, समझ में आ चुका है। तो इंटरसेक्शन और रिसेक्शन नाम तो सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपस में दो लाइनें अलग अलग। इंटर का मतलब ही होता है अलग अलग। इंटर स्टेट, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर जोन, दो अलग अलग। री का मतलब होता है रिपीटेड, री का मतलब होता है रिपीटेड। जिस स्टेशन से आप देख रहे हो उसी स्टेशन पर कटना है चीज को। मेरी बात को जरा समझना, कंफ्यूजन होती है, अभी नहीं होगी, जब तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा उसके बाद होगी। इसीलिए जो बता रहा हूं उसको सुनना, तो तुम्हारे को वो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। मेरे को थी वो ही समझा रहा हूं, जस्ट नाम का मतलब समझना। इंटर का मतलब दो अलग अलग काट रही है, ऑब्वियसली बी को सेटअप करने के लिए दो लाइन काटी। री का मतलब होता है रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब होता है गाइस, जिस स्टेशन पर खड़े होके आप प्लॉटिंग कर रहे हो उसी स्टेशन पर लाइन कटनी चाहिए। उसी स्टेशन पर कटती हुई लाइन आप नहीं काट रहे, पहले से काट चुके हो, बाद में जस्ट उसकी एक्यूरेसी को देख रहे हो, नथिंग एल्स। उसी स्टेशन पर कटी हुई लाइंस, री का मतलब वही हुआ, रिपीटेड। कटी हुई लाइंस दोबारा से देखो, वही कट रही है ना, तो रिसेक्शन आया। नाम का मतलब समझ आया हो तो एक प्रोसेस बता रहा हूं, फिर उसके बाद बताना समझ आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन यही वाला है, आपके पास 3 स्टेशन है एबीसी, आपके पास 3 स्टेशन है एबीसी, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग सेट अप ऑन दिस स्टेशन, instrument is being set up on this station and you are just observing the point B and point A, you are just observing the point B and point A। I am saying that कि you are just observing point B and point A और आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता। C is unknown to me। अभी मैंने क्या करा यहाँ पर, अभी मैं स्टेशन को उठा के यहाँ सेटअप कर रहा हूं, मेरे शब्दों पर, मेरे प्रोसेस पर गौर फरमाइएगा, चीजें बड़ी सिमिलर है, क्लियर हो जाएगी। पर मैंने क्या, अभी आप लोगों ने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करा और आप लोगों की जो ड्राइंग थी, ये आपका पॉइंट ए है।
आप क्या करेंगे, ये आपकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से खींच रखी थी पहले से, ये ड्राइंग आपने खींच रखी थी पहले से, शब्द पर गौर देना। तुम्हें एक चीज तो पता था कि विद द हेल्प ऑफ द ट्रफ कंपास आपने यहां पर ओरिएंट कर दिया, और ओरिएंट करने के बाद दो नोन पॉइंट्स को आपने देख लिया। सर नोन पॉइंट्स को देख तो लिया, आपको ये तो नहीं पता ना आपका सी स्टेशन का है, बिल्कुल नहीं पता। आपको ये नहीं पता आपका सी स्टेशन का है, बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता। सर क्या करूंगा फिर, मुझे सी को लोकेट करना है। मैंने क्या करा, चालाकी खेली, उसी स्टेशन से दो पॉइंट्स को देख दिया और दूसरे स्टेशन पे जाके विद द हेल्प ऑफ द बैक साइटिंग, जिस लाइन के अलोंग प्लॉटिंग चल रही थी उसी लाइन के अलोंग मैंने बैक साइड करके ओरिएंट करा। अब इस ए से इस बी को देखा, बी तो पता है ना, बी तो पता है ना, ए से बी को देखा, ये दोनों काट के यहां पर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं आ रही, ये पहले से पता है आपको, ये पहले से पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं आ रही। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इतना तो समझ में आ चुका है, इसके एंड तक, इसके एंड तक और इसका एंड मिल रहा है, यानी ये एकदम प्रॉपरली ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है, इफ इट इज प्रॉपरली ओरिएंटेड देन इंटरसेक्शन बिल्कुल एंड टू एंड पर आ रहा है, इतना तो समझ आ चुका है। प्रॉपरली ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा है जहां पे प्लॉटिंग करी थी। सर इसका मतलब सब कुछ एकदम ओरिएंटेड चल रहा है। आपने तो कुछ नहीं काटा ना, आपने तो कुछ नहीं काटा ना, लेकिन आपको इतना एनालाइज हो चुका है कि यहां से भी जो दो लाइनें निकल रही है ना, ये भी प्रॉपर ओरिएंटेड है, और जहां पर ये अपने आप काट रही है, मैं नहीं काट रहा, मैंने कोई लाइन खींची भी नहीं काटने के लिए, जहां पर ये दोनों काट रही है वो स्टेशन सी है। तो आपने क्या करा, आपने पहले से ही अपने इन लाइंस को कटा हुआ मान लिया था, और बाद में वो अपने आप ही वो ही लाइन कट रही है। पहले माना था, अब ये कट रही है, तो ये क्या हुआ, सी बन चुका है। दिस मेथड इज नोन टू बी एज द रिसेक्शन मेथड। मैंने जस्ट नाम को एक्सप्लेन करा है, नथिंग एल्स। जल्दी यस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। सभी लिखना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसेक्शन मेथड अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल में फिर दिक्कत नहीं रहेगी। इंटरसेक्शन और रिसेक्शन लगभग एक जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता, और सेम ही बताया। अगर आपको बी लोकेट करना होता, इंटरसेक्शन था, और सी तो पता ही नहीं था ना, सी लोकेट करना था, दैट इज अ रिसेक्शन। जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसेक्शन मेथड की थ्योरी मैं बता देता हूं, लंबी है थोड़ी सी। पॉइंट सी पर रिसेक्शन एंड पॉइंट बी पर इंटरसेक्शन। यस, रिसेक्शन मेथड कैन बी डन बाय द फोर वेज। लिख लो, ये थ्योरी लिखवा रहा हूं। रिसेक्शन मेथड डन बाय फोर वेज, रिसेक्शन मेथड डन बाय फोर वेज। कौन कौन से वो चार तरीके आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक तो आप लोगों का आता है प्यारे दोस्तों यहां से कंपास मेथड, दूसरा आप लोगों का यहां पर आता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, तीसरा आप लोगों का यहां पर आता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, चौथा आप लोगों का यहां पर आता है दैट इज द बेकरे मेथड, दैट इज द बेकरे मेथड। अब आपके कोर्स में क्या है, मेजरली आपके कोर्स में जो है लेडीज एंड जेंटलमैन वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। कई बार एग्जाम में आजकल पूछने लग चुका है, मेरे ख्याल में 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स के भी और भी लिख लो अभी यहां से। 3 पॉइंट प्रॉब्लम फर्दर हिस्सों में बांटी गई है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है वो बाद में बताता हूं, पहले एक सेंटेंस लिख लो, या चलो लिख लो। 3 पॉइंट प्रॉब्लम का मतलब होता है टू locate instrument station, to locate instrument station with the help of, to locate instrument station with help of 3 known station। 3 known station की मदद से आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेटअप करते हो, ठीक है। तो जनरली ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम भी आप लोगों की किस किस तरीके से हो सकती है वो लिख लो। इट कैन बी डन बाय 3 ways। इट कैन बी डन बाय, वैसे तो 5 होते हैं, ये लिख लो आप लोग। सबसे पहला मेथड मेरे पास आता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा मेथड मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द ग्राफिकल मेथड, और इसको हम लोग बेसल्स के नाम से भी जानते हैं मैकेनिकल को, और तीसरा मेरे पास आता है लेमांस मेथड। तो ये 3 तरह से हम लोग अपनी 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी बात को मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि पहले हम 2 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट इज द मेजर थिंग जो एग्जाम में आने के चांस रखता है। फिर मेरी तरफ से प्लेन टेबल आप लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेमांस और ग्राफिकल मेरे ख्याल से कोर्स में से हट चुका है, डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आप लोग समझ क्या रहे हैं,
2 पॉइंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है, एक मिनट, हाँ 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका है कि आप लोगों का 2 पॉइंट की मदद से लोकेट करना। तो चलिए 2 पॉइंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। with the help of 2 points, with the help of 2 known points, with the help of 2 known stations, 2 known स्टेशन की मदद से आप लोगों को with the help of 2 known station locate instrument station, that is the 2 point problem। ठीक है, locate instrument station, that is 2 point problem। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं अकॉर्डिंग टू एसएससी का सिलेबस चल रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम में इन मेथड्स के क्वेश्चन देखो या बेकरे मेथड और कंपास मेथड के क्वेश्चन अगर देखो, ऐसा मत कहना कि पढ़ा दो और झूठ मत बोलना, अगर देखो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर स्पेशल क्लास के अंदर ये मेथड डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छूटे, बट एसएससी के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहां नहीं करा रहा। बट अगर आप क्वेश्चन देखो तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर इन्फॉर्म करना, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरा इंफॉर्मेशन मेथड करवा दूंगा, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और हाँ आप लोग सुबह 9 बजे आते नहीं है। पहली बार प्रीति नाम की कोई स्टूडेंट थी, उसने 0.6 सेकंड में आंसर करा और मेरी तरफ से उसको गिफ्ट क्या मिला है, 10 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिला है। तो सुबह 9 बजे आप लोग आया करो, सभी के लिए कहना चाहूंगा। और दूसरी बात है, कल का सेशन जो है वो ब्रेन साइजर है, उसमें गिफ्ट बड़ा भारी रहेगा, गिफ्ट भारी रहेगा उसमें। तो ब्रेन साइजर में जो भी विनर होगा उसको गिफ्ट मिलेगा अच्छे लेवल का, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के लाऊंगा सारे। और आज भी विनर को मिला है, सीमेंट के लेक्चर मिले हैं, तो आप लोग भी आया करो, कोशिश किया करो कि आप भी विनर बन सको, बहुत फायदे में रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सेशन में आओ, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बट करो, दैट इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस जिस दिन शुरू करोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हारना सीख जाओगे। इंसान जीतने की कोशिश करता है, अगर वो हारना सीख जाए ना तो वो जीत तो जाएगा, समझ आ जाए ना तो समझना, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। बाय द वे बात आती है यहाँ पर, हम लोगों को पता है प्यारे दोस्तों कि हमें करना क्या है। 2 पॉइंट की मदद से, ये 2 पॉइंट है सपोज, और ये मुझे पता है गेट लेवल के क्वेश्चन होंगे नहीं, यही पढ़ रहे हैं ना। देखो नरपत माली प्लेन टेबल सर्वे दे रखा है, तो वो 3 पॉइंट प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आएगा तो ग्राफिकल मेथड आएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजूंगा, 2 मिनट की वीडियो है। अब मैं यहाँ समझा नहीं सकता, वो मैं समझा नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए मैं करा ही नहीं सकता। वो एक पेपर की मदद से होगा, ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर, वो भी भेज। ठीक है, आज ज्वाइन किए थे बट नेटवर्क इशू आ रहा था बहुत। अब ये तो मैं क्या बताऊं। चले, यहाँ आपका एक स्टेशन है, स्टेशन सी, एंड आप लोग करते क्या हो, सुनना बस। आप लोगों ने क्या करा, अपने एक नेक्स्ट पेज को बनाता हूँ, ध्यान से समझ के चलना, छोटा सा प्रॉब्लम है। आपके पास एक स्टेशन ए, एक स्टेशन बी और एक स्टेशन सी है। आपने क्या करा, अपने एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करा यहाँ पर, एंड यू आर जस्ट लोकेटिंग स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। स्टेशन ए और स्टेशन बी आपने यहां से लोकेट करा, स्टेशन ए और स्टेशन बी आपने यहां से लोकेट करा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अच्छे से मतलब आपको ओरिएंट करना है ना। ओरिएंट करने का मतलब क्या होता है, ओरिएंट करने का मतलब होता है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाए, और आपको स्टेशन सी को निकालना है। आपको पता नहीं है, आपको निकालना है। प्रॉपर ओरिएंट होगा जब ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट की मदद से अभी क्या कर रहे हो आप सामने आर्बिटरी डायरेक्शन, आप सामने आर्बिटरी डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ एनी डेट एक पॉइंट सेटअप करते हो। लेट इट बी द C1 पॉइंट, अपनी अपनी तरफ से कर रहे हो कुछ ऐसा। आपने क्या करा पर है दोस्तों, यहां पर यहां पे स्टेशन को सेटअप करना। ठीक है, यहां पे स्टेशन को सेटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी ड्राइंग आप लोगों ने करी थी, जो भी ड्राइंग आप लोगों ने करी थी, उसी लाइन के अलोंग आप इसको क्या कर देंगे, ओरिएंट कर देंगे। और ये ड्राइंग आप लोगों ने कर रखी थी, यही ड्राइंग आपने कर रखी थी। अब यहां से आप बी को देखेंगे, अगर ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है तो ये बी को बिल्कुल एंड पॉइंट पे काटेगा। अगर ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, अगर ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है,
तो आप लोगों का सपोज लेडीज एंड जेंटलमैन ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, ये आपका बी पॉइंट है बट इसने यहां पर काटा, तो यहां पर काटा तो आप क्या करेंगे, यहां से अपने इस ओरिएंटेड पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ द बैक साइटिंग आप इसको प्रॉपरली ओरिएंट करेंगे, इस स्टेशन पे रख के, इस स्टेशन पे रख के प्रॉपरली ओरिएंट करेंगे। ओरिएंट करते ही प्यारे दोस्तों आपका ये जितना भी एंगल आ रहा है, जितना भी आप लोगों का ये एंगल आ रहा है, उतने से आप इसको रोटेट कर देंगे और रोटेट करते ही आपको ये पूरा ओरिएंटेड पोजीशन प्रोवाइड कर देगा। बताएंगे समझ आया कि नहीं आया? जो मैंने पहले बताया वही मैंने यहाँ पर करा है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन डिस्कस कर लें। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को एक क्वेश्चन जो करा था, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो हमारा करा हुआ है भाई, जल्दी बताएंगे बच्चे। During chaining along a straight line, the leader of a party has 4 arrows in his hand. The follower has 6. So distance of the follower from the starting point कितना होगा? मीनाक्षी बेहरा, आप है कि नहीं है यहाँ पर? अच्छा है, हाँ तो आ गया 6। समझ आया कैसे? भाई देखो, आपको कह रहा है कि उस फॉलोवर के पास 6 है, उस फॉलोवर के पास 6 है और आगे वाले के पास 4 है। आपको पता है कि फॉलोवर के पास 6 है तो यू कैन यूज द 6 एरोज, यू कैन यूज द 6 एरोज। और एरोज जो है, एरोज जो है आप लोग कहां पर यूज करते हैं? स्टार्टिंग और एंडिंग पर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द चेन पर आप लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द चेन पर यूज करते हैं। यहां से आपने स्टार्ट करा, फॉलोवर ने एक एरो गाड़ा, चेन खींची, जो आगे वाला बंदा था उसने एक एरो गाड़ा। फर्दर आपके जो एरोज हैं, फॉलोवर के 5 एरोज बचे हैं, वो आगे की तरफ जा सकते हैं ना 5 एरोज, तो टोटल कितनी चेन हो गई? साक्षी समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? Offset are measured with accuracy of 1 in 40. If the point on the paper form both the sources of error, this does not exceed this. Maximum length of the offset should be limited to the formula मैंने बताया था। सॉल्व करेंगे जल्दी। सभी सॉल्व करेंगे प्लीज इसको, फिर मैं करा दूंगा। कंसेप्ट इज इजी, हो जाएगा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन में 6 एरोज है तो 5 चेन होगी ना, नरपत वाली 6 होगी। देखो
वाले फॉलोवर जो आगे वाला बंदा है उसके पास भी तो टोटल एक चेन है, एक एरो वो काटता है, एक एरो वो बंदा काटता है, अब एक तो फॉलोवर काट देता है, बाकी के एक एरो वो स्टार्टिंग में काट देता है, बाकी के फॉलोवर चलते रहते हैं, ठीक है। पंकज पाल का कहना 28.28 जल्दी से सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं आता तो प्लीज कमेंट में ये लिख दिया करो कि सर आप ही करा दो, क्या पता लगेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, चलिए लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस। maximum length of offset can be find to as s into r into error, s into r into error upon 1.414. That is the formula for the limiting length of the offset. That is the formula. S क्या है scale that is given to you as 20. R is known to be as the accuracy that is कितना चल रहा है आप लोगों का ना वो, तो कितना आ रहा है 1 in 40, एरर कितना आ रहा है आपका 0.05 upon 1.414. So when I will going to solve it, I'll get the answer. When I'm going to solve it, I'll get the answer. What is the answer here? Solve कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? There is a formula. किसका क्वेश्चन था ये? अंकित यादव। अंकित यादव उपस्थित है यहाँ पर? अंकित यादव उपस्थित है तो समझ आ जाना चाहिए, जल्दी बताएंगे। चलो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? यहाँ पे कह रहे एरिया कौन सा फॉर्मूला लगाना है यार, ऐसे कैसे पता लगेगा? अच्छा ये सिम्पसन है ना, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स लगाएंगे भाई, सिम्पसन्स लगाएंगे। व्हाई? क्योंकि सिम्पसन्स में पैराबोलिक कंसीडर होता है, सिम्पसन्स के केस में पैराबोलिक कंसीडर होता है, तो ये सिम्पसन्स का मेथड है। और यहाँ पर देखो क्या था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो ये नीचे वाला था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो ये नीचे वाला था, और इसके ऊपर वाला जो ये शेडेड पोर्शन है ये है एरिया ऑफ द पैराबोला। टोटल टोटल मतलब टोटल एरिया आ गया ना, वही चीज। किसका है ये डाउट? नरपत माली समझ आया क्या जो भी मैंने बोला? नरपत माली समझ आया क्या जो भी मैंने बोला आपको? प्लीज कमेंट करो ना। नरपत माली समझ आया जो भी मैंने बोला आपको? चले आगे चलते हैं गाइस। नहीं आया? क्या पूछना क्या चाहते हो आप? कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, ट्रेपेजॉइडल या पैरेललोग्राम? देखो नरपत माली, दैट वाज द केस ऑफ द सिम्पसन्स। केस किसका है? सिम्पसन्स रूल का केस है। आपका जो फिगर था वो फिगर कुछ इस तरीके का था। आपका जो फिगर था वो फिगर कुछ इस तरीके का था आपका, ये इधर से पैराबोलिक वेरिएशन जा रहा था, तो हम सिम्पसन्स रूल में ये पैराबोलिक कंसीडर करते हैं, सिम्पसन्स में पैराबोलिक कंसीडर करते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि टोटल जो एरिया है, ये वाला जो टोटल एरिया है, ये क्या है मेरे पास? ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ऊपर व्हाइट शेडेड है एरिया ऑफ पैराबोला। आई कैन से दैट दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ पैराबोला। ये है आपका जो वहां पर लिखा है। अब आप पूछना क्या चाहते हो वो बताओ। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल ये ट्रेपेजॉइडल नहीं है, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। अब आप पूछना क्या चाहते हो? आपने फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल का लगाया है?
प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है। यहाँ पर मेरी बात आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ट्रेपेजोइडल का इसलिए लगाया है, मैं आपको बता दूं, समझ आ गया मुझे भी क्या करा था हमने। यहाँ पर मुझे H1 और H2 सेम नहीं है, H1 और H2 सेम नहीं है, H1 और H2 सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ट्रेपेजोइडल का लगाया है, नथिंग एल्स। अगर सेम होते तो पैरेललोग्राम लगा देता तो फर्क नहीं आता। समझ आ गया आपको? H1 H2 सेम नहीं है इसलिए ट्रेपेजोइडल का लगाया है, उसमें सेम होते तो पैरेललोग्राम का लगा देता। क्लियर है नरपत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, पंकज पाल का भेजा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यार, करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आपको बोला एक स्टील टेप है 30 मीटर लॉन्ग का, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब उसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है, उसका सेक्शनल एरिया 0.082 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका वेट 2 किलो का है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गिवन है, टेप इज स्ट्रेच्ड ओवर 3 इक्वल स्पैन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्चुअल लेंथ बिटवीन द एंड ग्रेजुएशंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, टेंपरेचर पुल और ई आपको गिवन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें। लगा रहे आप लोग, करेंगे गाइस। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है इनिशियली इट वाज 30 मीटर एंड द टेंपरेचर वाज एट 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट इट आपको अल्फा का वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर, और आप लोगों को बोला गया है दिस इज द कंडीशन, और उसका शुरू का एरिया कितना गिवन था आपको, शुरू का एरिया आपको कितना गिवन था 0.082 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। आपको बोला गया है कि उसको हम लोगों ने खींचा है, उसको हम लोगों ने खींचा है, और आपको बोला गया है मेजर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ओवर 3 इक्वल स्पैन्स, मतलब हम लोगों ने उसकी 3 बारी मेजरमेंट करी है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना।
इक्वल स्पैन का मतलब होता है कि एक स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा स्पैन। यानी कह रहे दोस्तों एक कंसेप्ट को समझना, डर तो तुम बहुत आसानी से लोगे, जो तुम्हें समझना था बस यही था। दैट इज द फर्स्ट स्पैन। और अभी तुम उसको पहले कितना वेट था उसका, 2 किलो का वेट था। वेट कितना है उसका, 2 किलो का है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसको कितने पुल से खींच रहे हो, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जा रहे हो। इट इज इन द 85 डिग्री फ़ारेनहाइट कंडीशन, और पुल भी आपको दे रखा है 18 किलो का। नाउ एवरीबॉडी नोज दैट वहां पर दो करेक्शन लगेगी, एक लगेगी करेक्शन ड्यू टू पुल और एक लगेगी करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आई जस्ट टेल यू द concept here and you will get everything. Okay, this is the total correction. What is this? अरे सर, have a concentration. एक आएगा सीटी, एक आएगा सीटी, तीन इक्वल स्पेन में खींचा ना। एक स्पेन की करेक्शन तुमने निकाली सीटी, तीन बारी लग रही है ना। ओवरऑल लेंथ निकाल सकते हो ना, उसमें से माइनस कर दो ना, आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन था पंकज पाल, समझ आया कि नहीं आया? इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, ये मैंने लिखा है। समझ आया कि नहीं आया पंकज पाल, ये समझाओ जल्दी से। आ गया? अभी सभी साथ के साथ लिखा करो ना, समझ आया कि? बड़े बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा। तीन स्पैन का मतलब मेजर चीज थी, वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को? वाली आप बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं कि ये तो हो गया डिस्कस। इसमें कुछ पूछना है आपको? माली इसमें कुछ पूछना है क्या आपको? जल्दी मुझे ये बताएंगे। माली इसमें कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? करेंगे, इसमें क्या पूछना है? माइनस कैसे हुआ? अच्छा एक मैं फॉर्मूला देख लूं, गलती से तो नहीं लगाया हुआ मैंने। हाँ, 1/v is equal to s upon u by, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। 1/u is equal to 1 upon s plus में i। अरे नरपत भाई, ये मुझे ऐसे याद नहीं है, डायग्राम से तो मेरे समझ में आ जाता है, ये मुझे ऐसे याद नहीं है। मैं आपको क्लास के बाद व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। क्लास के बाद एक बारी मैं डायग्राम देख के फिर व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। मुझे डायग्राम याद नहीं है इसका, ऐसे बिना डायग्राम के तो प्रॉपरली ऐसे बताना भी टफ होगा इस चीज को। डायग्रामेटिकली व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट डाउट, चलिए सॉल्व करेंगे बच्चे इस डाउट को। व्हाट इज द ट्रू एरिया इफ एरिया कैलकुलेटेड इन जस्ट फाउंड टू बी इतना लॉन्ग? अरे ये तो बहुत इजी है, जल्दी सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। मार्च 2017। भाई डी की तरफ आंसर आया, सॉल्व करें। व्हाट इज द ट्रू एरिया? What is the true area if the area calculated by the chain which is found to be 0.8 link too long? 0.8 लिंक का मतलब समझ रहे हो? एक लिंक कितने का होता है? एक लिंक कितने का होता है? 20 सेंटीमीटर का। तो 0.8 लिंक कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर का। यानी 16 सेंटीमीटर टू लॉन्ग जा रहा है आप लोगों का। अभी समझ में आ गया क्या? एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, L dash upon L का होल स्क्वायर इनटू माय ओरिजिनल एरिया। When you are going to solve it, you will get the answer. Original length 16 upon 20 into 20 upon 16 आएगा।
20/16 into original area is कितना आ रहा है? ओरिजिनल एरिया 100 एकड़. व्हेन आई गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी. आया कि नहीं आया नरपत? आया कि नहीं आया नरपत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नरपत इसमें कुछ पूछना है क्या? अरे ये सब चीजें नरपत यहाँ नहीं यार, ये सब आप व्हाट्सएप पे ही कर दिया करो. हाँ ठीक है, आपने मुझे करी थी, मैं देख नहीं पाया यार. ये नोट्स हो गए, इनमें क्या बताऊं? इसमें क्या पूछना है नरपत? इसमें क्या पूछना है आपको नरपत? सर दूसरी स्लाइड. अच्छा अच्छा, एक मिनट. अबे यार ये क्या पूछ रहे हो आप? क्या बताऊं? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कैसे? देखो यार मैंने आपको बताया भी था. आप बस एक ही चीज को याद रखना, लिखने में प्रॉब्लम हो गई होगी, लिखने में प्रॉब्लम हो गई होगी, वो वैसे ठीक है. बड़े वाले में से छोटा एंगल माइनस करना है, बिग एंगल माइनस स्मॉल एंगल, बस इतना याद रखना आप. ठीक है, बिग एंगल में से स्मॉल एंगल माइनस करना है हमेशा, बस इतना. ठीक है, अब वो हो सकता है लिखने में हो जाती है कई बार, मतलब बड़े में से छोटा, ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था, बस उतना आप याद रखना. ठीक है, बोलो नरपत जल्दी से. सर डिफरेंट लाइन ऑफ साइट वाले केस में H1 माइनस H2. हाँ तो समझा नहीं मैं कहना क्या चाहते हो आप? उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा. लेक्चर नंबर 14 मैंने बड़ी ही शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया था और मेरी कोशिश जरूर सफल हुई होगी, ऐसा मुझे जरूर एहसास हो रहा है. एक बात कहना चाहूँगा यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बिकॉज इतनी मेहनत से अगर आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहा हूँ तो इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक और शेयर करो, दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया. यस, तो मैं चाहता हूँ इस तरह का कंटेंट, इस तरह की एनर्जी के साथ अगर उन तक पहुंच रहा है ना, तो मेरी ख्याल में वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. इट इज फैक्ट. तो कोशिश करो, एक कदम कोशिश की ओर बढ़ाओ, और उम्मीद है कोशिशें कामयाब होती है जरूर. ठीक है, एक बारी करके तो देखो. तो एक बात और बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए मुझसे ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. तो प्यारे दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स प्रिपेयर करते रहो, और अपनी तैयारी में जम कर दम दिखाते रहो, क्योंकि भाई देश का भला करना है. हम युवा हैं और देश हमारा युवाओं से चलता है. हम ही तो हैं जो देश का भविष्य और प्रेजेंट दोनों हैं. तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ठीक है, और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है. सो चलते हैं यहाँ पर. इसी तरह की पॉजिटिविटी के साथ मुझसे जुड़ने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, प्लस यूट्यूब पर आप सर्च कर लो निखिल गोयल, आपको बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो मैंने अपने प्यारे दोस्तों को सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए बनाए हैं. सो अभी के लिए चलते हैं, बाय.